Good morning, students. I am Bhavani Singh, and today's topic is why do we need Constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है? जो हमारा लास्ट वीडियो था वो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पर बनाया गया था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और कॉमन लैंग्वेज में हमने एक डेफिनेशन बनाई थी उसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रूल्स, कि एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाता है, एक नियमों का संग्रह बनाया जाता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इन जनरल we need a constitution to govern a country properly. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किस लिए है? We need a constitution, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है to govern a country properly. किसी भी देश को या हमारे देश को प्रॉपर तरीके से गवर्न करने के लिए, प्रॉपर तरीके से शासन करने के लिए, कि हमारे देश में प्रॉपर तरीके से शासन व्यवस्था चलती रहे, गवर्न होता रहे देश, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। और ये भी हमें तभी पता चलेगा कि किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ मोनार्की है, या फिर वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। मोनार्की अब नहीं होती लेकिन पहले होती थी। तो वहाँ डिक्टेटरशिप है या फिर डेमोक्रेसी है, जो ज़्यादातर देशों में आज डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिफ़ाइन करता है कि किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा होगा, कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रकृति कैसी होगी, लोगों को किस तरह से राइट्स दिए जाएंगे, अगर उनका एनक्रोचमेंट होता है तो किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाएगा, वहाँ की जुडिशरी कितनी पावरफुल होगी, वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स होंगे वो कितने पावरफुल होंगे। तो ये सब डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। थर्ड, sometimes we feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. कई बार हम ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि कोई एक ऐसा इशू है और दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट, जो हमारे बहुत बड़े हित हैं और उनके खिलाफ है। मीन्स कोई एक ऐसा इशू है जो हमारे हितों के खिलाफ है, मीन्स हमारे जो बहुत बड़े हित हैं उनके खिलाफ है। मीन्स एग्जांपल के लिए कि कोई फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, और किसी तरह से उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, या फिर हमें वो मिल नहीं पा रहा है, तो कोई ऐसा इशू है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ हमारी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, मीन्स वो फंडामेंटल राइट्स हमें दिलवाएगा, इस इशू को सॉल्व करेगा। फोर्थ, ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो सारे थ्री ऑर्गन्स माने जाते हैं इंडिया में, देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो लॉज बनाती है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पहले आना चाहिए था इसमें, लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करती है, लागू करती है, और थर्ड है जुडिशरी जो लॉज को चेक करती है कि अगर कोई गलत लॉज बन जाए हमारी लेजिस्लेचर से तो उसे हटाया जा सके, या उसे रुका जा सके, या रिमूव करा जा सके। फंक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन हैं, तीनों जो भाग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर ही काम करती है। मीन्स सुप्रीम लॉ या सुप्रीम जो पावर है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहने वाला है।
ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स, तीनों ही जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं जिसमें ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी इनके साथ आ जाते हैं, डिराइव द पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी को शक्तियाँ और जो सत्ता है, जो ताकत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। मीन्स हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये सारी शक्तियाँ गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है? ये सब शक्तियाँ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। इफ़ दे एक्ट अगेंस्ट इट, लेकिन अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई कार्य करती है, इनके अगेंस्ट जाकर के अगर कोई एक्शन करती है, कोई काम करती है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल। तो ऐसे एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कहा जाएगा, एंड अनलॉफुल, और गैर कानूनी भी कहा जाएगा। जो कानूनी नहीं है, जो लॉफुल नहीं है, गैर कानूनी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू हैव अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ पावर and function and also to restrict them within its limit. So constitution is required to have authoritative allocation of power. तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत है अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ पावर। अलोकेशन ऑफ पावर है शक्तियों का संग्रह, एक जगह शक्तियों का होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से क्या काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक तरह से सारी शक्तियां एक ही जगह पर है, और वो अथॉरिटेटिव अलोकेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका यूज़ भी कर सकता है। अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के पास कि उन पावर्स का यूज़ कर सकता है। तो हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अलोकेशन ऑफ पावर, कि शक्तियों का संग्रह, एक जगह सारी शक्तियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में निहित, और वो शक्तियां किस तरह की है? अथॉरिटेटिव, जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको लागू कर सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है उनका। एंड फंक्शन, और उन्हें लागू करता है, फंक्शन में लाता है। एंड आल्सो टू रिस्ट्रिक्ट दैम विद इन इट्स लिमिट, और इसकी रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है किसी भी ऐसे इश्यूज को जो इसकी लिमिट के अंदर है, मीन्स इनकी सीमाओं के अंदर है, उनको किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, रोक भी सकता है किसी ऐसे इशू को। नेक्स्ट आप ये इमेज देखेंगे जिसमें आपको ये देख के पता चलेगा कि एक बैलेंस सिस्टम इसमें दिखाया गया है कि एक तरफ एक लीडर है जो स्पीच दे रहा है, और दूसरी तरफ उसके फॉलोअर्स हैं, अलग अलग होर्डिंग्स इन्होंने ले रखे हैं। और इनमें देखिए ना, इस तरह से बैलेंस दिखाया गया है कि अगर ये फॉलोअर्स पीछे हट जाते हैं तो जो स्पीकर है, जो इनका लीडर है, वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ नीचे गिरने का एक सिंबलाइज किया गया है, प्रतीकात्मक रूप से समझाया गया है कि नीचे गिरने का मतलब है कि ये लीडर के पास जो पावर है वो चले जाएंगे। अगर लीडर के पीछे जो फॉलोवर हैं, जो अनुयायी हैं, वो अगर उससे दूर हो जाते हैं, वो उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लीडर्स के सारे पावर से जाते रहेंगे। मीन्स वो लीडर नहीं बना रहेगा और उसके पास पावर नहीं रहेंगे। और फिर इस इमेज में लिखा गया है कि द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर, कि लोग अपनी असली शक्तियों को नहीं पहचानते या नहीं जानते। तो सच है, ये बहुत सारे लोगों अनअवेयर हैं अपनी शक्तियों को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने सारे पावर्स दिए हैं, किस तरह से वो गवर्नमेंट को बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट को रिमूव करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन पावर्स से अनअवेयर होते हैं, अनजान होते हैं। राइट टू स्पीच, बोलने के अधिकार, मीडिया की जो शक्तियां हैं, इनसे बहुत सारे लोग मीन्स लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी की वजह से, और बहुत सारे लोग इनसे अनअवेयर हैं। तो इसमें यही समझाया गया है कि द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर, कि अगर लोगों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप जिस देश में होता है वहाँ लोगों के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को बनाने वाले और गवर्नमेंट को रिमूव करने वाले कॉमन सिटीजन होते हैं। मीन्स हम कहते हैं कि लीडर सबसे पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कॉमन सिटीजन सबसे पावर है, क्योंकि वो फॉलोवर मिल के ही उस लीडर को वहाँ उस अथॉरिटी तक, उस एक पावरफुल स्टेज तक पहुँचाते हैं। तो इस इमेज में हमें दिखाया गया है कि लोगों के पास एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन लोग उनको जान नहीं पाते या समझ नहीं पाते। नेक्स्ट
टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस दिए गए, कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे हमें काम करने हैं जिनके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। कि सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पहला फंक्शन होगा कि ये हमें प्रदान करता है एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स, एक सामान्य नियमों का एक संग्रह देता है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। दैट अलाउ फॉर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। कि सबसे पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन का ये कि वो हमें एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स देता है, वो हमें एक नियमों का संग्रह देता है। दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमोंगेस्ट मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, सामंजस्य बना रहे। मीन्स छोटे से छोटा कोऑर्डिनेशन जो होता है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। वैसे ये कि कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके बीच में बना रहे, उसके लिए एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स दिया जाता है। सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिसाइड करता है कि कौन ऐसा विशेष व्यक्ति होगा जो समाज में डिसीजन लेगा, समाज में निर्णय लेगा। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कि और कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाई जाएगी, यहाँ पे बनाना, कि गवर्नमेंट किस तरह से बनाई जाएगी। थर्ड, the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens। थर्ड फंक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ें इम्पोज कर सकती है सिटीजन्स पे, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन या बैन या किसी तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो लागू कर सकती है। तो उनकी लिमिट्स को डिसाइड करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का है। मीन्स किसी भी तरह की अगर लिमिट डिसाइड करनी है, अगर किसी भी तरह के डिसीजंस लोगों पर इम्पोज किए जाने हैं, लागू किए जाने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि उनकी लिमिट क्या होगी। मीन्स किस तरह के डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है या लोगों पर इम्पोज कर सकती है। These limits are fundamental in the sense that government may ever trespass them। अब ये जो लिमिट्स होती है वो सब फंडामेंटल होती है इन सेंस में, मीन्स समझने के लिए सब मौलिक लिमिट्स होती है, फंडामेंटल हैं ये सब। और गवर्नमेंट इनको कई बार मीन्स ज़्यादातर इनको ट्रेस पास करने की कोशिश करती है, मीन्स इसमें घुसपैठ करती है कि मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से एनक्रोच किया जाए। ऐसा बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने किया है, जैसे कि बहुत पहले 1975 के टाइम भी ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं कि गवर्नमेंट ने मीडिया को किसी तरह से एक तरह से हम कहेंगे कि पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक एनक्रोचमेंट था। तो गवर्नमेंट ऐसे जो लिमिट्स होती है इनको हमेशा ट्रेस पास करती रहती है। नेक्स्ट है द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेपरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। फोर्थ फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेपरेशन ऑफ ए सोसाइटी। Fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the separations of a society and create conditions for a just society। देखिए फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को सक्षम बनाता है, इनेबल करता है, किसके लिए? टू फुलफिल, पूरा करने के लिए। द सेपरेशंस ऑफ सोसाइटी, सेपरेशंस ऑफ सोसाइटी कि ऐसे लोग, यहाँ सेपरेशन का मतलब अलग करना नहीं है सोसाइटी को, यहाँ है द सेपरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी।
कि सेपरेशंस ऑफ ए सोसाइटी, कि गवर्नमेंट को इतनी शक्तियां दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो सेपरेशंस ऑफ सोसाइटी करे, कि सोसाइटी में ऐसे लोगों को मार्क करे जो डाउन टोडन है, पिछड़े हुए हैं, और उनको सुविधाएं दी जा सके, एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी, और सोसाइटी में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की जा सके, मीन्स एक आइडियल सोसाइटी की, जस्ट सोसाइटी एक आदर्श समाज की, जिसमें सब लोगों को समान अधिकार मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री कैसे रही है, किस तरह का इतिहास रहा है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनता गया, और आज का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट टाइम का है, तो क्या ये ऐसे ही बना या पहले से बना आ रहा है, या पहले से इसके सोर्सेज हैं जो अभी बना। तो द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम एंशियंट इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। इंडिया इज़ a home of ancient Indus Valley civilization which goes back to 3300 to 1300 BC। मैच्योर पीरियड इसका माना जाता है 2600 एंड 1900 BC। देखिए, इंडिया एक ऐसा घर रहा है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का घर रहा है, कि जो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन हम मानते हैं मोसोपोटामिया, इजिप्ट, तो उसी तरह से इंडिया में भी बहुत पहले सिविलाइजेशन थी जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का इंडस वैली सिविलाइजेशन का घर रहा है इंडिया, और जिसका टाइम माना जाता है लगभग 3300 से 1300 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 1 AD से लगभग ये 1300 साल पुराना इसका लास्ट टाइम रहेगा। और मैच्योर पीरियड जिसमें ये पूरी तरह से मैच्योर थी, पूरी तरह से विकसित थी ये सोसाइटी, वो टाइम इसमें माना गया है 2600 से 1900 BC बिफोर क्राइस्ट तक। इंडिया इज़ ए वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एंशंट हिस्ट्री एंड कल्चर। तो हम सब जानते हैं, हमने बहुत बार हमारी बुक्स में पढ़ा भी है कि इंडिया एक बहुत ही फेमस एक कंट्री रहा है अपने एंशंट हिस्ट्री के लिए और कल्चर के लिए, कि प्राचीन इतिहास और संस्कृति के लिए भारत पूरे देश में मशहूर है, फेमस है। द टाइम बिफोर 500 AD इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज इरा ऑफ एंशंट इंडिया। देखिए, 500 AD से पहले का जो समय है उसे हम स्वीकार करते हैं एंशंट इंडिया के रूप में, मीन्स हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो एंशंट इंडिया के रूप में हम स्वीकार करेंगे। किसे कहेंगे हम? प्राचीन भारत। तो हम कहेंगे कि 500 AD से पहले का जो टाइम है उसे हम कहेंगे प्राचीन भारत, एंशंट इंडिया। The earliest anatomically modern human remains found in South Asia date from approximately 30,000 years ago। देखिए, अर्लीस्ट जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, मीन्स मानव के जो अवशेष मिले हैं, मानव के जो अब जैसा मानव दिखाई देता है उस तरह के मानव के जो अवशेष मिले हैं, वो माने जाते हैं साउथ एशिया में लगभग 30,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं, कि 30,000 साल पुराने रिमेन्स अभी भी हमें मिले हैं जो एकदम आज के मानव जैसे लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि 30,000 साल पहले हमारे जैसे इंसान थे। बट रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इतनी पुरानी थी? नहीं। इंडिया गोज बैक टू ओनली 3rd century BC इन द टाइम ऑफ द एम्परर अशोका द ग्रेट। तो अब हमें 3rd सेंचुरी में हमें जाना पड़ेगा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हमारी 3rd सेंचुरी से स्टार्ट होती है। एम्परर जो थे अशोका द ग्रेट, अशोक महान, उनके टाइम से माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से एक फ्रेमवर्क, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1324 BC से 185 BC में देखिए किस तरह से ये एक स्केल बना हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री किस तरह से रही इंडिया में, किस तरह से डेवलप हुआ।
इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला है एम्परर अशोक मौर्य एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, engrave them in major rocks, pillars, and on a minor rock for public to take reference, also known as edicts of अशोका। सबसे पहले एम्परर अशोका थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांत लिखवाए। जो बड़े जो चट्टानें थी, जो पिलर्स थे या छोटे जो माइनर रॉक्स थी, उन पे अपने प्रिंसिपल्स को, अपने आदर्शों को, अपने सिद्धांतों को लिखवाया कि लोगों को इनको फॉलो करना होगा। ऐसे कुछ सिद्धांत लिखवाए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखवाए, आल्सो नोन एज एडिक्ट ऑफ अशोका। और इन्हीं को अशोक के अभिलेखों के नाम से जानते हैं। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इंडिया की देखें तो सबसे पहले अशोका ने क्या किया कि अपने जो एक तरह से राजकीय जो आदेश होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स होते हैं, संवैधानिक जो सिद्धांत थे या इंस्ट्रक्शंस थे, वो बड़ी बड़ी चट्टानों पे, पिलर्स पे या छोटी चट्टानों पे लिखवाए, जिनको लोग पढ़ें और उनको फॉलो करें। जैसे जीवों के प्रति दया, और किसी भी तरह की चोरी वगैरह ना करना, और किस तरह का पनिश किया जाएगा अगर कोई करता है इस तरह का, मतलब कोई का एक्शन। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखवाए गए, जिनको अशोक के अभिलेख कहा गया। तो यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सेकंड जो टाइम फ्रेम में टाइम दिया गया है 1599 एडी से 1765 एडी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय गेनिंग राइट ऑफ टैक्सेशन इन बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757। कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें टोटल एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया था। और किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिल गया था, गैनिंग राइट ऑफ टैक्सेशन इन बंगाल। कि बंगाल में अब वो टैक्सेशन के जो राइट्स थे, जो टैक्स इम्पोज करने के अधिकार थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद। 1757 में प्लासी की लड़ाई ब्रिटिशर्स ने जीत ली बंगाल में, और बंगाल में अब ब्रिटिशर्स को यह अधिकार मिल गया कि वो टैक्स इम्पोज कर सकते थे। एक तरह से हम कहेंगे इकोनॉमिक जो कंट्रोल था बंगाल पर, अब वो ब्रिटिशर्स का हो गया था। नेक्स्ट है 1765 से एडी से 1858 जो एनो डोमिनी एडी हमारा जो ईयर है। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स टोटल यूनिफाइड कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम ए सिंगल सेंटर इन कैलकाटा, बट इट्स रूल एंडेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से एक यूनिफाई कंट्रोल कर लिया था, एक एकीकृत नियंत्रण कर लिया था इंडिया पर, मतलब पूरे इंडिया पर यूनिफाइड कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और उनका कैपिटल थी, एक सिंगल सेंटर था कलकत्ता से। लेकिन बट इट्स रूल एंडेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो तो ख़त्म हो जाता है, जो हमारी 1857 की क्रांति होती है, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें इसमें ये रिवोल्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 185 एट एडी से 1947 एडी तक। दिस पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज वाज द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक शेप। अब ये पीरियड है जिसमें ब्रिटिश राज का ये टाइम है, ब्रिटिशर्स इंडिया में पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक शेप, तो ये वो समय है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेप लेने लगा था, आकार में आने लगा था। क्योंकि हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल करके हम देखेंगे किस तरह से फ्रेमवर्क हुआ है, कैसे फ्रेमिंग किया गया उसे, तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो पुराने जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स ने बनाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो लिए गए हैं, सीधे के सीधे उन आर्टिकल को लिया गया है। तो ये ब्रिटिश राज के टाइम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आकार लेने लगा था। और 1950 का जो ये टाइम है, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया बाय इट्स ओन फ्री पीपल was adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950 as we know it and use it today.
फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का तैयार हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का। इट्स ऑन फ्री पीपल, हमारे जो स्वतंत्र लोग थे उन्हीं के द्वारा उन्होंने ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, और फिर ये फोर्स हो गया, लागू हो गया, कैम इनटू इफ़ेक्ट, ये लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। जैसा एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं, यूज़ इट टुडे, इसका आज भी यूज़ किया जा रहा है। तो आज के हमारे ये टॉपिक आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इनमें जो भी की टर्म्स दिए गए हैं पीछे, आप उनको नोट कर सकते हैं एज ए होमवर्क। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो बनते हैं वो सीधे आपके पास जो यूट्यूब का आपका पेज है उस पर शो हों, जिससे कि आप आसानी से देख पाएँ इसे। थैंक यू।